नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का जीके का सेट नंबर 10 आ चुका है, 10 आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। 10 नंबर सेट और 9 हम ऑलरेडी बना चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख जो है कारण क्या था। पूछा जा रहा है आपसे, गदर क्रांति जो शुरू हुआ था इसका पूछा जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है कारण क्या था। तो इसका जो गदर आंदोलन कहिए या फिर गदर जो क्रांति है, इसकी भावी जो है राजनीतिक 3 घटनाएं में से बहुत जो है इसमें से प्रभावी मानी जाती हैं। जैसे पहला दोस्तों जो है लाला जो है हरदयाल की गिरफ्तारी हुई थी, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों जो है कामागाटा मारू जो प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, यानी ये भी आपका सही है। अगर बात करेंगे इतिहासकार जो बिपिन चंद्र जी थे, और इनके अनुसार दोस्तों जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये घटना थी। मतलब यहाँ पर दोनों था, तो यहाँ पर दोस्तों जो है आप प्रथम विश्व युद्ध आरंभ वाला करेंगे तो तीनों घटनाएं थे। लेकिन यहाँ पर जो है बिपिन चंद्र जी कह रहे हैं, बिपिन चंद्र जी ने, इतिहासकार हैं ये कह रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना ही मेन यहाँ पर जो है गदर क्रांति का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट बात करेंगे, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की जो है स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। कब कहा? यहाँ पर दोस्तों 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय तिरंगे मतलब तिरंगा जो ध्वज है में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो इस अशोक चक्र का जो रंग है वो जो है गहरा नीला होता है। क्या होता है? गहरा नीला। याद रखिएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिरंगा में आपका केसरिया, व्हाइट माने सफेद, और आपका हरा होता है। साथ साथ जो अशोक चक्र है वो गहरा नीले रंग का होता है। 24 तीलियां होती हैं, ये भी सब भी याद रखेंगे आप। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। गहरा नीला राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को दोस्तों जो है राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की अगर लंबाई चौड़ाई का जो है अनुपात पूछ दे तो याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 3 और 2 का होता है। 3 संबंधित 2 होता है। ठीक है, और मैंने कलर आपको बता दिया है। पट्टियां होती है 3, जिसमें केसरिया सबसे ऊपर, फिर सफ़ेद, फिर हरे रंग की होती है। ठीक है, बीच में आपका अशोक चक्र। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। ये जो आपका दिया हुआ है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो है आपका उदार जो है किसका है। यह दोस्तों जो है अगर बात करेंगे ये किसने कहा था बोल सकते हैं, तो ये दोस्तों जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों ये कहा था। ठीक है, कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। याद रखिएगा, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई पहल है? ध्यान दीजिए, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे सोया चौपाल आमतौर पर कहते हैं, यह प्रोग्राम जो है ये कहाँ, मतलब ये दोस्तों जो है किसके द्वारा की गई एक पहल है? तो याद रखिएगा, ये दोस्तों जो है आईटीसी द्वारा की गई एक पहल है। किसके द्वारा? आईटीसी द्वारा दोस्तों की गई एक पहल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे दोस्तों जो है
मुख्यतः छोटे एवं जो सीमांत किसान हैं अधिक लाभान्वित होते हैं। आईटीसी के द्वारा की गई पहल है, याद रखिएगा, सोया चौपाल या ई चौपाल। नेक्स्ट बात करेंगे सोयाबीन से रिलेटेड है, ई चौपाल भी करके आ जाएगा, किससे रिलेटेड है, सोया चौपाल रहेगा तो बता ही देंगे, या फिर बोल देगा आईटीसी ने ई चौपाल शुरू किया किसके लिए, किस उपज के लिए, ऐसे करके एग्जाम में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। डेन्यूब नदी का जो उद्गम है मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। क्या है, मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। यह दोस्तों जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से दोस्तों ये निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। और गिरती कहाँ है दोस्तों, और दोस्तों जो है ये आपका काला सागर में मिल जाती है। कहाँ पर, काला सागर में मिल जाती है, याद रखिएगा, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। डेन्यूब नदी लगभग दोस्तों जो है 10 देशों से गुजरती है। इसमें से जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जो है, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, रोमानिया, ये सब है, ठीक है। और वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब नदी दूसरी लंबी नदी है, याद रखिएगा। लंबी नदी दोस्तों जो आपका क्या हो जाएगा, वोल्गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्गा। और ये पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर डेन्यूब ही है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार, यानी पूछा जा रहा है NAM, ठीक है। NAM क्या है, राष्ट्रीय कृषि बाजार है क्या। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार दोस्तों जो है भारत में कृषि वस्तुओं के लिए ऑनलाइन जो है, देखिए सी में ई व्यापार मंच यहां पर बोला गया ना, तो ऑनलाइन के लिए है ये। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ई व्यापार मंच वाला दिया हुआ, सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड जो होता है ऑनलाइन आपका व्यापार मंच है, इसको ई व्यापार मंच भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एक ऑनलाइन व्यवस्था के कारण या व्यापार के लिए सुविधा ये होता है। और इसकी स्थापना याद रखिएगा, स्थापना हो सके एग्जाम में आ जाए तो 14 अप्रैल 2016, ठीक है, को ये हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किया। कौन से बैंक ने, याद रखिएगा ICICI ने, ICICI ने दोस्तों सर्वप्रथम 1998 में जो है इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किया था। एटीएम पूछ दे तो एटीएम अगर सर्वप्रथम पूछ दिया जाए, एटीएम सर्वप्रथम पूछ दिया जाए संचालय, तो 1987 में, याद रखिएगा 1987 मुंबई में बैंक है HSBC, इसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा HSBC द्वारा, ठीक है। लेकिन यहां पर इंटरनेट बैंकिंग ICICI। नेक्स्ट बात करेंगे किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया है। बोला जा रहा है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए या हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोस्तों किसको स्थापित किया गया है। तो या स्थापित किया गया NAFED को, यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, ठीक है, याद रखिएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना दोस्तों आपका हुआ है 2 अक्टूबर 1958, 2 अक्टूबर 1958 में हुआ है, याद रखिएगा। NAFED की स्थापना नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर क्लोरोफिल जलाया जाए तो उसका तत्व शेष बचेगा। क्या उसका तत्व शेष बचेगा? क्लोरोफिल को कहते हैं हिंदी में पर्णहरिम, ठीक है। पर्णहरिम जो होता है एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों को हरे रंग का, मतलब जो पत्ते हैं हरे रंग के इसी के कारण से होते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु उसमें दोस्तों पर्णहरिम की उपस्थिति आवश्यक होती है। आप जानते हैं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, पर्णहरिम उसी को कह रहे हैं क्लोरोफिल को।
पर्णहरिम या फिर जो क्लोरोफिल है के अणु में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, अतः क्लोरोफिल को जलाने पर मैग्नीशियम जो है आपका तत्व शेष बचेगा। तो यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन बी1 थायमीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो रथ एक टॉफी याद ही है आपको, तो बी1 आपका रथ एक टॉफी मैंने ये याद भी करवाया था कि कैसे आप विटामिन के नाम जो है, जैसे रथ में र से आपका क्या हो जाएगा रेटिनॉल, थ से आपका थायमीन, तो ये बी1 का थायमीन होता है। तो ऐसे मैंने नाम भी याद करवा रखा है ट्रिक से, तो आप चाहे तो याद कर सकते हैं। इसके कारण बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है, बी से ये है भी, तो याद करना बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर, जब बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, ये इसको जो है प्राप्त करने के लिए अनाज, फलियां और सोयाबीन, दूध, ये सब विटामिन बी के प्रमुख स्रोत हैं। जल में घुलनशील है, घुलनशील अघुलनशील आ जाएगा तो याद रखिएगा बीसी। कई लोग ऐसे गालियां देते हैं, तो बीसी जो है ना ये क्या है, ये जल में है, बाकी जो है आपका वसा में हो जाएगा। बाकी मतलब बचा कौन, ए होता है, बीसी हटी गया, डी हो गया विटामिन, ठीक है, ई हो गया विटामिन, के हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा। बीसी जल में है, बाकी वसा में, तो घुलनशील जल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। कौन सा इसमें से हार्मोन है जिसका नाम आपको बताना है, जो बच्चों को बढ़ने में, उनकी हाइट कह दीजिए या फिर जो है हड्डी मांसपेशियों को दोस्तों वृद्धि में, ये जो है क्या रहता है आपका, मतलब बढ़ने में सहायक होता है। तो याद रखिएगा नाम है सोमैटोट्रोपिन, याद रखिएगा सोमैटोट्रोपिन दोस्तों जो है हार्मोन से शरीर की संरचना, तरल पदार्थ, हड्डी मांसपेशी की वृद्धि, चीनी और वसा जो है चयापचय और संभवतः हृदय कार्य को नियंत्रित करने में मदद है, याद करिएगा, मदद करता है ये। ठीक है, तो नाम है सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की। कौन सी समिति थी जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसकी दोस्तों अनुशंसा की। याद रखिएगा ये दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों जो है ने त्रिस्तरीय दोस्तों जो है या फिर त्रिस्तरीय जो पंचायत प्रणाली है इसकी अनुशंसा की। इस समिति का गठन याद रखिएगा 1957 में किया गया। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो अलग अलग स्तर है उसी की बात होती है, 3 स्तर। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन है। पंचायती राज स्थापित करने वाले तो प्रथम जो है राजस्थान ने किया था और दूसरा दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश ने। तो यहां पर बिल्कुल ही सी राइट आंसर हो जाए। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य हैं वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। सर्वप्रथम याद रखिएगा 2 अक्टूबर को 1959 में ये राजस्थान का जो नागौर जिला है, राजस्थान का नागौर जो जिला है में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। पूछा जा रहा है कोई नया राज्य का अगर गठन हो रहा है तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची, पूछा जा रहा है किस अनुसूची में दोस्तों जो है क्या करना है, संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो इसमें अगर बात करेंगे दोस्तों तो जो आपका नया है उसके लिए दोस्तों प्रथम जो आपका अनुसूची है इसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। प्रथम जो अनुसूची है इसमें तो दोस्तों यहां पर जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 1 से जो 4 है ये भारत के राज्यों, अनुच्छेद की मैं बात कर रहा हूं, अनुसूची की नहीं, अनुसूची के हो चुका। अनुच्छेद 1 से 4 जो है ये भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची तथा जो उनकी सीमाएं हैं, सीमाओं में परिवर्तन तथा उस परिवर्तन में जो करने के लिए जो जरूरी कानून है या जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान इसमें है अनुच्छेद आपका 1 से 4 में। ठीक है, यहाँ पर अनुसूची प्रथम याद रखिएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। क्या है योजना का नाम? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को
टैबलेट स्मार्टफोन देने हेतु मतलब देने के लिए वित्तीय वर्ष 2000 जो है 23-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी राशि आवंटन बजट किया? याद रखिएगा, कितनी राशि जो है आवंटन बजट किया है, किसके लिए? जो है छात्र छात्राओं को जो है टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए। क्या नाम है इस योजना का? याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ठीक है, इसके लिए 3600 2023-24 में 3600 करोड़ रुपया, याद रखिएगा। ठीक है, इतने रुपए का दोस्तों आवंटन बजट किया है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष बात करेंगे 23-24 में दोस्तों जो है, अगर पूछ दिया जाए 23-24 में दोस्तों जो है 35 लाख जो है स्मार्टफोन वितरित करने का लक्ष्य है। ठीक है, कितना? 35 लाख जो है टैबलेट और स्मार्टफोन। ये मैं बता रहा हूं 35 लाख, ये टैबलेट स्मार्टफोन की बात हो रही है, यहां पर पैसे की बात हो रही है। ठीक है, दोनों अलग बात है। 3600 करोड़ रुपए की बात यहां पर मैं कर रहा हूं, यहां पर इतने लाख टैबलेट और स्मार्टफोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहां बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा जो कार्यालय परिसर है वो गुजरात सूरत में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो गुजरात यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में। कहां पर? सूरत में बनाया जा रहा है दोस्तों। और नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर चुके हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो कार्यालय परिसर सूरत डायमंड बोर्स है, याद रखिएगा नाम क्या है? सूरत डायमंड बोर्स। ठीक है, होगा। और इससे पूर्व अगर बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा जो कार्यालय है वो पेरिस जो कार्यालय है वो अमेरिका सुरक्षा विभाग एवं जो है पेंटागन कार्यालय है। अमेरिका दोस्तों जो है, लिख नहीं पा रहे हैं इसमें तो जगह नहीं है। अमेरिका दोस्तों जो है सुरक्षा विभाग जो है पेंटागन कार्यालय है। ठीक है, लेकिन सबसे अभी इस समय बात करें सूरत डायमंड बोर्स जो कि गुजरात सूरत में है। नेक्स्ट बात करेंगे, जुलाई 2023 में कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे और जो है एलिवेटेड टैक्सी वे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, जुलाई 2023 का करंट है। कौन सा हवाई अड्डा है जो कि 4 रनवे और एलिवेटेड टैक्सी वे वाला दोस्तों जो है देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा जुलाई 2023 का करंट है ये। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोस्तों जो है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए रनवे और दोस्तों जो है दिल्ली वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रनवे और एक दोहरे मार्ग वाले एलिवेटेड टैक्सी वे का उद्घाटन किया। और इसी के साथ यह हवाई अड्डा 4 रनवे और एक एलिवेटेड टैक्सी वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। कौन सा? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात कर देंगे। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है जुलाई 2023 का करंट ये भी है, में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? कौन सा देश है? ठीक है, इसने क्या किया है? जुलाई 2023 का है। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला जो अंतरिक्ष रॉकेट है ये लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों कौन काम कर सकता है? ये चीन ने किया है। चीन का दोस्तों जो है निजी जो स्पेस कंपनी ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जो है लॉन्च किया है। लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? जुग्यू। क्या नाम है? जुग्यू 2। इसको पढ़िए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है ये QUE2। ठीक है, ये क्या नाम है आपका? जुग्यू 2 है। मीथेन से संचालित रॉकेट जो कि मीथेन को ईंधन के रूप में और तरल ऑक्सीजन को ऑक्साइड के रूप में दोस्तों उपयोग किया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में अगस्त 2023 के करंट है आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी तक
जो है भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीता। ये पूछा जा रहा है 2023 का अगस्त का करंट आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितना फेंका था। याद रखिएगा 88.17 मीटर फेंका था। कितना? 88.17 मीटर, यानी कि ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, इतना फेंक करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ दोस्तों विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बन गए हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये 10 नंबर सेट था सामान्य ज्ञान का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।